हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जखोटिया एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नर्स्ड इक्वेशन। हिंदी में नर्स्ड अभिक्रिया इसको बोला जाता है। अभिक्रिया क्या है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभिक्रिया की जरूरत क्यों पड़ी ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। क्या है ये, कैसे इसको कर समझना है ये देखिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं आप लोग के सामने। पहले Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn+2 aqueous फॉलोड बाय सॉल्ट ब्रिज, Cu+2 aqueous कन्वर्ट्स इनटू Cu सॉल्ट। राइट, ये एक रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। राइट, यहां पे आपको डेटा दे दिया 0.10 कैपिटल M और यहां पे लिखा हुआ मिल गया 1.0 कैपिटल M। अब आप देखिए एक बार, ये साइड देखोगे तो ये स्टैंडर्ड है, लेकिन ये साइड कैसा है, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन नहीं है। ये 1 कैपिटल M होना चाहिए जबकि है 0.1 कैपिटल M, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस तो नहीं है ना। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप E0 सेल कैलकुलेट करोगे, इस E0 सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, EMF ऑफ द सेल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल भी बोलते हैं ना। EMF कैलकुलेट करोगे तो EMF किस पे डिपेंड करता है, EMF कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। अभी तक तो अपन स्टैंडर्ड पे कैलकुलेट कर रहे थे, तभी अपन लोग यहाँ पर E0 कैलकुलेट करते थे। राइट, अब इस इक्वेशन के लिए आप E0 तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, आप सिर्फ E सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखना है इस बात, क्योंकि अब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे आपका सिस्टम गिवन नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो EMF ऑफ द सेल है ये और किस पे डिपेंड करता है, EMF ऑफ द सेल जो है वो डिपेंड करता है, EMF ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाफ सेल्स। कोई भी हाफ सेल हो, अगर उन दोनों में से किसी भी एक हाफ सेल की कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है तो इसका मतलब अब वो ई सेल की कैलकुलेशन में आएगा, E0 सेल की कैलकुलेशन में नहीं आ सकता। राइट, ठीक है। दूसरा किस पे डिपेंडेंसी होती है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, जनरली जब अपन नर्स्ड इक्वेशन की कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पर अपन टेम्परेचर लेके चलते हैं 298 केल्विन। देखो, एग्जामिनर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाता है वो एक कंसंट्रेशन चेंज कर करके बनाता है। जनरली क्वेश्चन में टेम्परेचर तो गिवन ही नहीं होता, जब गिवन नहीं होता तो क्या मान लेना है वहां पर, 298 केल्विन मान लेना है वहां पर। ठीक है, तो याद रखिएगा EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट करते हैं तो एग्जामिनर कोई जरूरी नहीं है वो आपको हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशंस दे। एग्जामिनर आप लोगों को कंडीशंस बदल भी सकता है, तो अगर कंडीशन बदल जाएगी तो आप लोग हमेशा स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल जो कैलकुलेट करते आए हैं वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर जो प्रैक्टिकल EMF है, प्रैक्टिकल मतलब जो अभी कंडीशंस, नई कंडीशंस दे दी हैं उसके हिसाब से जो EMF है वही कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैलकुलेट किससे किया जाता है, वो कैलकुलेट किया जाता है नर्स्ड इक्वेशन से। राइट, तो इसका मतलब change in concentration and change in temperature is measured by, is discussed by, is studied by nurst equation. nurst equation ही है जो change in concentration को और change in temperature को study करती है या उसको जो है अपन को यहाँ पर समझाती है। राइट, ठीक है। तो अब एक बार देखते हैं एक बार किस तरह से ये इक्वेशन लिखी जाती है और अपन लोग को इसको कैसे समझना है। देखिए एक बार, E सेल इज इक्वल्स टू, इक्वेशन लिख रहा हूं मैं आप लोग के लिए, E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल। अब ये तो अपन को कैलकुलेट करना आता ही है, माइनस में 2.303 RT बाय NF लॉग बेस 10 है। यहां पे आपको लिखना है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ये होती है हमारी नर्स्ड इक्वेशन। ठीक है, अब आप देखिए इस नर्स्ड इक्वेशन में अगर
आर का वैल्यू जिसे अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल रख दें, टेम्परेचर की वैल्यू, जनरली टेम्परेचर चेंज नहीं होता है इसलिए टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन रख दी जाए। एफ मतलब होता है फैराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम्स। तो अगर ये तीन वैल्यू इसके अंदर में रख दी जाए, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 लॉग प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन। एक चीज हमने इसमें मिसिंग कर दी है, वो यहां पर आना चाहिए n। देखिए 2.303 को R, T और F की वैल्यू के साथ जब अपन सॉल्व करते हैं तो वहां पे आता है 0.0591 और ये n है। तो देखो अपन को R, T और F तो समझ में आ गया, ये n क्या है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स ही तो होती है ना रिएक्शन, तो इस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं वो अपन को अगर पता चल जाए तो अपना काम हो सकता है, राइट। एक सिंपल सी रिएक्शंस करते हैं पहले एग्जांपल के लिए, फिर अपन लोग मेन एग्जांपल डिस्कस करेंगे, मेन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे किस तरह से इसको कंप्लीट किया जा सकता है, राइट। देखिए जैसे मैंने आपको लिख दिया Zn सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू Zn+2 एक्वस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यही तो होना चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स तो आउटर सर्किट से बाहर चले जाते हैं और इनकी कोई कंसंट्रेशन भी नहीं होती, तो कंसंट्रेशन किसकी होती है, एक्वस सॉल्यूशन की, या कंसंट्रेशन किसकी होती है, सॉलिड की होती है। तो अगर मैं अब आपको बोलूं कि इसके लिए आप लोग नर्स्ट इक्वेशन लिखिए तो क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस में 0.05916 भी होता है ना, तो अपन 0.059 ही लिखेंगे। किसी बुक में लिखा है कि पूरा लिख के बताओ तो अपन लिखेंगे 0.05916, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि भाई इस रिएक्शन में तो टोटल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन तो एक्सचेंज हो रहे हैं ना। यहाँ पे लिख दीजिए प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, अब इन दोनों में बताओ प्रोडक्ट कौन है, Zn+2। कंसंट्रेशन को अपन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं सांद्रता को, डिवाइडेड बाय, ये तो एक्वस है ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय Zn सॉलिड, ठीक है, ये आप लोग लिखेंगे। और हम सब जानते हैं कि सॉलिड्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, 1। सॉलिड की कंसंट्रेशन अपन लोगों ने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ना ये चीज, कि सॉलिड्स की कंसंट्रेशन हमेशा क्या मानी जाती है, 1। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस में 0.05916 डिवाइडेड बाय 2, यहां पे हो जाएगा लॉग Zn+2 एक्वस की कंसंट्रेशन, ये हो गया इसके लिए ई सेल। आ रहा है आप लोग को समझ में कैसे करना है यहां पर, राइट। तो बस याद रखिएगा नर्स्ट इक्वेशन अपन केवल और केवल तभी लगा सकते हैं, कब, जब कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड ना हो, जब टेम्परेचर स्टैंडर्ड ना हो, तभी लगा सकते हैं। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, सर मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए भी नर्स्ट इक्वेशन लगा सकता हूं क्या, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए भी मैं नर्स्ट इक्वेशन लगा सकता हूं क्या। तो देखिए लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, वो एक बार अभी चेक कर लेते हैं। अगला एग्जांपल है आप लोग के सामने, Zn सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू Zn+2 एक्वस। अगर इसको स्टैंडर्ड बनाना है तो 1 कैपिटल M रख देते हैं। यहाँ पे हो गया Cu+2 एक्वस हैविंग कंसंट्रेशन 1 कैपिटल M कन्वर्ट्स इनटू कॉपर सॉलिड। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अपन लोग क्या करने वाले हैं, कैसे इसको डिस्कस करने वाले हैं, वो एक बार देख लेते हैं। बड़ा आसान काम है। देखिए प्रोसेस क्या है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.05916 डिवाइडेड बाय 2। क्यों 2 कैसे पता चला, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और कॉपर ने भी 2 ही एक्सेप्ट किए, राइट ना।
जितने डोनेट उतने एक्सेप्टेड, इसका मतलब हम लोगों को अलग से इक्वेशन लिख के बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये सही है। हाँ ऐसा होता इसने 2 डोनेट किए और इसने 3 एक्सेप्ट किए, तब फिर हमको पूरी इक्वेशन लिखते, तभी पता चलता कि कितने डोनेट हुए कितने एक्सेप्ट हुए, राइट। आगे क्या लिखना है, लॉग प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन बेस 10। अब प्रोडक्ट्स क्या क्या है पहले तो ये देखो, तो भैया एक प्रोडक्ट तो ये है और एक प्रोडक्ट ये है, यही तो 2 प्रोडक्ट है ना, बताया तो था, सिंगल लाइन के राइट वाला प्रोडक्ट, सिंगल लाइन के राइट वाला प्रोडक्ट और लेफ्ट वाला रिएक्टेंट। तो देखो भाई ई नॉट सेल माइनस में 0.05916 डिवाइडेड बाय 2 लॉग, देखो प्रोडक्ट्स बोल के Zn+2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय Cu सॉलिड, ये तो है एक्वस, यही है ना, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन, ये है रिएक्टेंट, यहां पे लिखोगे तुम Zn सॉलिड और ये भी एक रिएक्टेंट है, यहां पे लिखोगे Cu+2 एक्वस, ये भी हो गया तुम्हारा रिएक्टेंट। बताओ जी इतनी बात समझ में आया। अब देखो इक्वल टू 1, दिस इक्वल टू 1, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड की कंसेंट्रेशन तो 1 1 ही होती है। जिंक की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है, Zn+2 की, Zn+2 की कंसेंट्रेशन दे रखी है 1, तो ये भी हो गया 1, क्वेश्चन में गिवन है ये तो, ठीक है। और Cu+2 की कंसेंट्रेशन भी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1 कैपिटल M। टोटल मिला के पूरा सॉल्व करेंगे तो log 1, और log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, माइनस में 0.05916 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो अल्टीमेटली आप यहां पे नोटिस करेंगे कि जो आप ई सेल कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसके बराबर आ गया, ई नॉट सेल के बराबर ही आ गया, राइट ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ई सेल कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा और हमेशा ई नॉट सेल के बराबर ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नर्स्ट इक्वेशन हर तरीके से हर पैरामीटर पे हमारे पास क्या होती है, फिट होती है, ये हमें समझ में आ गया है, राइट ना। ठीक है, तो आप देखो इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये चीज आपको निकालनी आती है ना, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये तो आता ही है, राइट। अब अपन बाकी का चीजें इसके अंदर में डिस्कस करते हैं, राइट। ठीक है, एक दो देखो, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और बताता हूं, फिर इस पे भी करते हैं ना। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया, एक बार बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जो है पूछा गया और स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा उस पर कंफ्यूज कर दिया गया। काफी सारे स्टूडेंट्स ने उस ईयर में ये क्वेश्चन गलत किया था। जैसे देखो देखिए जी, क्वेश्चन में क्या बदलाव किए गए। क्वेश्चन में बदलाव किया गया, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। आप लोगों को बोला गया कंफ्यूज करने के लिए ई सेल का वैल्यू बताइए यदि ई नॉट सेल का वैल्यू 1.10 वोल्ट हो। ये गिवन है, ये हमारे को गिवन था कि ई नॉट सेल की वैल्यू ये है, आप तो ई सेल का वैल्यू बता दीजिए। तो आपने एक चीज नोटिस की, हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन में भी कंसंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे डिपेंडेंस पड़ी। इस पूरी इक्वेशन में कहीं पर भी टेम्परेचर गिवन नहीं है, मतलब हमको टेम्परेचर क्या दे रखा है, 298 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे को यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना है नहीं, हमारे को तो सिर्फ कंसंट्रेशन से ही तो लेना देना है ना। तो याद रखना, जब कंसंट्रेशन 1 कैपिटल एम 1 कैपिटल एम हो, तो अभी अपन लोगों ने सोल्यूशन किया था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल ही तो बोलेंगे, एंड इज इक्वल्स टू 1.10 वोल्ट ही तो बोलेंगे ना।
तो सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे अभी 2 से मल्टीप्लाई किया, हो सकता है एग्जामिनर 4 से मल्टीप्लाई कर दे, हो सकता है 5 से कर दे, हो सकता है 10 से कर दे, ऐसा कुछ भी कर दे, बस याद रखना कि ई नॉट सेल का वैल्यू कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पे रस समीकरण मिति गुणांक पर निर्भर नहीं करता है। ये बात आप ध्यान रखना, है ना, ये चीज अपन को क्लियर होना चाहिए, राइट। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अपन को क्लियर होनी चाहिए। डन, आगे बढ़े, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब रियल में क्वेश्चंस करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 1, निकल सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस ब्रैकेट में कंसेंट्रेशन गिवन है 0.002 कैपिटल M प्रोड्यूसेस Ni प्लस 2 0.160 कैपिटल M प्लस में 2 Ag सॉल्व, राइट। आपको क्वेश्चन में गिवन है E नॉट सेल इज इक्वल्स टू 1.05 वोल्ट्स। कैलकुलेट ई सेल। देखिए सबसे पहले तो आपको इक्वेशन लिखनी जरूरी है, क्योंकि जब तक इक्वेशन नहीं लिखोगे मुझे नहीं पता कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं। तो देखो जरा कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए ये एक बार देखते हैं, है ना। तो इक्वेशन है भाई, इधर हो गया निकल सॉलिड। अब आप देखो निकल ने तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, राइट। तो सिल्वर ने, एक सिल्वर के ऊपर प्लस चार्ज है, 2 सिल्वर हो गया, इसका मतलब 2 प्लस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटेड है, बट ड्यूरिंग द रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गए। तो 2 ही डोनेट किए थे, 2 ही एक्सेप्ट हो गए, स्टोरी खत्म हो गई। इसका मतलब यहां पर मुझे क्या पता चल गया, यहां पर n का वैल्यू पता चल गया और वो हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस में 0.059, मैं बस इतना ही लिख रहा हूँ, 16 हटा रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2 लॉग प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन। तो देखिए प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट मतलब Ni प्लस 2 की कंसंट्रेशन, ये मैं एक्वस लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सिल्वर की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो वो उसकी पावर में आ जाता है। सेम चीज है जैसा हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे, बिल्कुल वही चीज लिखनी है यहां पर, राइट। डिवाइडेड बाय, देखो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, निकल सॉलिड, यहां पर है सिल्वर एक्वस, लेकिन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, तो वो यहां पर स्क्वायर में आ जाना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू तो आपको गिवन ही है, दैट इज 1.05 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे हो जाएगा लॉग। अब देखो जो सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन तो हम जानते हैं 1 का स्क्वायर किया हुआ है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर इज 1। ये भी सॉलिड है, इसका मतलब इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी हो जानी चाहिए 1। Ni प्लस 2 की कंसंट्रेशन कहाँ पर है जी, Ni प्लस 2, Ni प्लस 2 की कंसंट्रेशन ये हो जाएगा 0.160 डिवाइडेड बाय Ag प्लस एक्वस। Ag प्लस की क्या कंसंट्रेशन है 0.02, राइट, इसका स्क्वायर होना चाहिए, यही तो है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और फाइनली आंसर निकालते हैं। E cell is equals to E naught cell minus 0.059 divided by 2 log, देखिए यहाँ पर अपने पास डेटा आया 0.160 एज इट इज नो चेंज, यहाँ पर हमारे पास डेटा आ जाएगा 0.00004, ऐसे ही कुछ डेटा आएगा भाई। इसका स्क्वायर करोगे तो 6 डिजिट पे जाना चाहिए भाई, 3 इंटू 3, तो देखो 1 2 3, एक और 0 लगा दो, 0 4, सिंपल, ठीक है। अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर जब अपन डेटा रखते हैं से 1.05, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 0.91742 ई सेल का आंसर ये आएगा। मतलब अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे करते तो 1.05 वोल्ट्स आता,
लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है तो भी हम लोगों को ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका डेटा ये होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। Fe सॉलिड प्लस 2H प्लस 1 कैपिटल M reduces Fe प्लस 2 0.001 कैपिटल M प्लस में हाइड्रोजन गैस 1 ATM। ठीक है, आपको और क्या गिवन है? आपको गिवन है E नॉट Fe प्लस 2 ऑब्लिक Fe माइनस 0.44 वोल्ट्स। आपको कैलकुलेट करके बताना है इसे। ठीक है, या फिर क्वेश्चन में ऐसा भी लिख सकता है, कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, Zn सॉलिड Zn प्लस 2 0.01 कैपिटल M सिंगल लाइन KCl सैचुरेटेड, फिर से सिंगल लाइन Zn प्लस 2 1.0 कैपिटल M स्लैश Zn सॉलिड। वही कैलकुलेट EMF ऑफ सेल। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए पहले तो यही करते हैं, डिस्कस करना है इसके अंदर में क्या क्या है ना। तो चलिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ई सेल इज इक्वल्स टू व्हाट? सबसे पहले तो चेक करो, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गए, एन का वैल्यू मिल गया। ठीक है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस में 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन। कौन कौन से हैं प्रोडक्ट्स? ये और ये, यही दो तो प्रोडक्ट्स है ना। ठीक है, तो अब इधर देखो 0.001 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो कोई पावर नहीं आएगी। इधर देखो हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस गैस के फॉर्म में है तो उसका प्रेशर कितना है? 1 ATM। तो बस ये 1 हो गया, दैट्स ऑल, राइट। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट मतलब आयरन, आयरन सॉलिड फॉर्म में है, उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है? 1। H प्लस की कंसेंट्रेशन 1 कैपिटल M है, लेकिन उसके ऊपर आएगा उसका स्क्वायर। यही तो आना चाहिए ना, राइट। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये तो फटाफट से, ये भी इसके साथ में। लेकिन अब दिक्कत है ई नॉट सेल, क्योंकि इसमें ई नॉट सेल नहीं गिवन है, इसमें तो कुछ और ही गिवन है, राइट। अब देखो, तो ये डेटा तक अपना काम क्लियर है। बस अब अपन को ये पता करना है कि ई नॉट सेल क्या है। तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड सॉरी कैथोड है ये हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन SHE, ये वैल्यू कितना? 0.0 बताया तो था, है ना। SHE है तो ये वाला पार्ट तो SHE है ना। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 1 कैपिटल M एसिड, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 ATM बताया तो था। उसके लिए यहाँ पर SRP का वैल्यू, EMF का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। माइनस लगाया जी, माइनस तो पहले ही लगा हुआ था, माइनस लगा दिया। एनोड की वैल्यू, एनोड मतलब जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ हो। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है जी? आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है। इसके लिए SRP का वैल्यू देखो, तो आपको SRP गिवन है क्या? SRP गिवन है, यहाँ पे हो गया माइनस में 0.44। जो डेटा गिवन है वही लिखा है मैंने, राइट। माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 0.44। तो देखिए फाइनली ये डेटा मिल गया अपन को 0.44 वोल्ट्स। देखिए अब फाइनली क्या लिख सकते हैं अपन लोग यहाँ पर? ऐसा लिख सकते हैं क्या? 0.44 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग। देखिए अल्टीमेटली इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻³ और इस 1 को भी हटा देते अल्टीमेटली, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.44 माइनस 0.059
डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे हो जाएगा -3 और इधर बच जाएगा सिर्फ log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। कुछ log के फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, है ना। तो log a की पावर b, तो क्या हो जाएगा b log a, b आगे आ जाएगा log a आ जाएगा, है ना बेटा। तो देखो यहाँ तक का काम क्लियर है, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब तो बाकी की मैथमेटिक्स ही है, केमिस्ट्री तो खत्म हो गई, केमिस्ट्री तो समझ में आ गई इसमें, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन के लिए इक्वेशन आपको दे रखी है Zn से Zn+2, ये हो गया एनोड। इधर दे रखा है Zn+2 से Zn, ये हो गया आपका कैथोड। दोनों ही जिंक जिंक है, कोई बात नहीं, तो अपन अभी इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये बीच में KCl सैचुरेटेड क्या दे दिया, और अपन तो वैसे भी जानते हैं कि डबल लाइन आनी चाहिए थी, ये डबल लाइन की जगह बीच में क्या लिख दिया, KCl सैचुरेटेड लिख दिया। तो भैया एक बात बताओ, सॉल्ट ब्रिज के अंदर में डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को ही तो रिप्रेजेंट करता है। सॉल्ट ब्रिज में क्या भरते हो, KCl, KNO3, K2SO4, ऐसे ही तो भरते हो, बताया था थ्योरी के अंदर में। तो KCl सैचुरेटेड इज नथिंग बट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या निकाल लो, E0 सेल निकाल लो। E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यही करते हो। अब मुझे एक बात बताओ, कैथोड पर भी जिंक है, एनोड पर भी जिंक है, तो इन दोनों के लिए लिखना तो SRP है ना। तो एक बात बताओ, ऐसे ही तो लिखोगे E0 Zn+2 ऑब्लिक Zn, क्योंकि SRP तो तभी बनेगा, माइनस E0 Zn+2 से Zn, ये भी तो SRP तभी बनेगा ना भाई। एनोड पे SOP होना चाहिए, SRP बनाया तो साइन भी तो चेंज कर दिया ना, प्लस आता था माइनस कर दिया। तो अल्टीमेटली हमें पता है कि कैथोड हो या एनोड हो, दोनों के लिए SRP लिखना है। दोनों जिंक जिंक हैं, इधर भी जिंक का है, इधर भी हाफ सेल कौन सा है, जिंक का, दोनों साइड ही जिंक का है, तो लिखा तो ऐसे ही जाएगा। अब मान लो इसकी वैल्यू x है, तो इसकी भी वैल्यू x वोल्ट्स होगी। अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा, 0 वोल्ट्स आएगा क्या, राइट। E0 सेल। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा, है ना। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है सांद्रता सेल, कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। ऐसा सेल जिसके लिए E0 सेल का वैल्यू 0 हो जाए बट E सेल का वैल्यू 0 ना हो। ढंग से सुनना, ऐसा सेल, ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसके लिए E0 सेल का वैल्यू 0 हो जाए लेकिन E सेल का वैल्यू 0 ना हो, उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल, सॉरी उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल, उसे बोलते हैं सांद्रता सेल, ठीक है ना। थ्योरी पे बात अपन लोग बाद में करेंगे, लेकिन अब अपन को पता चल गया कि E0 सेल का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए, वो भी हमको क्लियर हो गया, 2 ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस में 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है भाई, एक तो प्रोडक्ट ये है और एक प्रोडक्ट ये है, तो इसकी वैल्यू तो 1, सिर्फ इसी का लेना है। ये हो गया हमारे यहाँ पे 0.01। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है, 1 ही रहेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट तो सॉलिड है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे रखी है, वो है 1, ये हो गया जी 1, खत्म। आगे देखो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू माइनस में 0.059 डिवाइडेड बाय 2, इसको अपन लोग लिख सकते हैं log 10⁻⁻²। पक्का। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या स्टेप आता है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए E सेल इज इक्वल्स टू माइनस में 0.059 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे हो गया -2 आगे आ गया, यहाँ पे बच गया log 10, और हम सब जानते हैं कि log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। फाइनली आपका आंसर क्या आया, 0.059 वोल्ट्स इज द E सेल। क्लियर। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये कंसंट्रेशन सेल का क्वेश्चन था। कंसंट्रेशन सेल में E0 सेल का वैल्यू 0 होता है, लेकिन याद रखना E सेल का वैल्यू 0 नहीं होता। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन में डेटा बहुत सिंपल है, तो
तो एक बार उसको आप लोग सॉल्व करना, साथ साथ में सॉल्व करते जाना अभी, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है, देख लेना, आई थिंक 4th है। क्रोमियम Cr+3 Fe+2 Fe। आप लोगों को गिवन है E0 Cr से Cr+3 इज इक्वल्स टू 0.74 वोल्ट्स। E0 Fe+2 से Fe इज इक्वल्स टू -0.44 वोल्ट्स। ठीक है, अब आगे देखो, आप लोगों को यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है 0.10 कैपिटल M, यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है 1 कैपिटल M। ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड। कैलकुलेट EMF ऑफ सेल। अब देखो यार, इस इक्वेशन में थोड़ा सा अलग चेंजेस हैं। क्या है, क्रोमियम ने 3 डोनेट किए और आयरन ने 2 एक्सेप्ट किए, तो यहां पर नंबर ऑफ डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो देखो जरा, क्रोमियम से क्रोमियम+3 बनता है और Fe+2 से Fe बनता है। कहानी तो सिर्फ इतनी सी है कि जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो उतने के उतने इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट हो जाने चाहिए, यही तो है ना। तो देखो, क्रोमियम 3 डोनेट करता है, तो एक काम करते हैं, क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब एक क्रोमियम 3 करता है, तो 2 क्रोमियम कितने डोनेट करेंगे, 6। एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो 3 आयरन 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो इस इक्वेशन से मुझे समझ में आया कि N इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्लियर, N का वैल्यू तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए E0 सेल भी कैलकुलेट कर लिया जाए। E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। चलो जी, दोनों डेटा दे रखे, हमने एनोड इसको मानना है और कैथोड इसको मानना है। ये ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है। सॉल्ट ब्रिज के राइट में कैथोडिक हाफ होता है, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में एनोडिक हाफ होता है। आयरन वाले को कैथोड मानना है, आयरन वाले का डेटा ये रहा, माइनस में 0.44 वोल्ट्स, यही तो डेटा है। ये हो गया कैथोड का डेटा। ये डेटा किसका है, अगर आप ढंग से देखोगे तो ये डेटा SOP है। SOP नहीं चाहिए, SRP चाहिए। तो क्या करोगे, डेटा तो यही रखोगे बट इसका साइन चेंज कर दोगे। तो साइन क्या है, यहाँ पे बाहर जो भी साइन है उसको रहने दो, लेकिन अब ये हो जाएगा माइनस में 0.74। यस और नो, पहले देखो, राइट। तो अल्टीमेटली जब आप उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.30। ये क्या हो गया, E0 सेल। अब E सेल कैलकुलेट करना है, तो देखो E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 6 लिख लें इसको, 6 ही तो है, राइट। लॉग प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कितना है भाई, प्रोडक्ट मतलब या तो ये प्रोडक्ट है या फिर ये प्रोडक्ट है, तो इसकी कंसंट्रेशन तो 1 है। Cr+3 की कंसंट्रेशन है 0.10, ठीक है। तो Cr+3 की कंसंट्रेशन है 0.10, लेकिन इसके ऊपर पावर कितनी है, Cr+3 के ऊपर यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर आना चाहिए। क्लियर। आप बोलोगे कि इसमें प्रोडक्ट तो आयरन भी बना है, तो हाँ जी, आयरन की कंसंट्रेशन कितनी है 1, लेकिन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, तो उसकी पावर हो गया 3 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो क्रोमियम की कंसंट्रेशन 1, उसकी पावर 2। आगे बढ़ो, Fe+2 की कंसंट्रेशन कितनी है 1 कैपिटल M, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, 1 कैपिटल M की पावर होनी चाहिए 3। सब कुछ सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो, इसको नियरली राउंड ऑफ करके मैं क्या मान रहा हूँ 0.06, तो सॉल्व करने पे आ गया 0.01। ये हो गया लॉग 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर हो गया 1 × 10⁻⁻²।
बाकी सब तो सॉल्व हो ही गया, राइट। इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.30, तो देखिए 0.30 माइनस 0.01, इधर हो गया -2 और यहाँ पे बचेगा log 10। log 10 का वैल्यू होता है 1, अल्टीमेटली देखिएगा 0.30 माइनस माइनस प्लस 0.02, तो अल्टीमेटली आ गया 0.32 वोल्ट्स। ये हो गया आपका। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा है। तो देखिए नर्स इक्वेशन क्या है, कब यूज करना है, क्या स्टैंडर्ड कंडीशंस में भी यूज करते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट डिस्कशंस हम लोग आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।